ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर वाली, उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक अपना जो पहले वाला टॉपिक था राजस्थान का एकीकरण, वो कंप्लीट हो गया है। अब आज जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा राजपूतों का इतिहास। जो राजपूत जो रियासतें थी उनका इतिहास चलेगा और अपने उसमें टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। तो अपन आज शुरुआत करेंगे मेवाड़ के इतिहास से। मेवाड़ का इतिहास। देखिए दोस्तों, मेवाड़ को इतिहास का प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि राजपूतों का इतिहास और जो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जो काल चलता है उसको राजपूत काल बोलते हैं। और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय में अनेक जो उत्तरी भारत वाला जो क्षेत्र था अपना, वहाँ पे अनेक राजपूत रियासतों ने अनेक राजवंशों ने राज किया था इस एरिया पे। उसमें आपके राठौड़, क्या नाम से, चौहान, गुहिल, है ना, परमार, प्रतिहार, है ना, ये हाड़ा चौहान, चौहानों की अनेक सारी आपको अलग अलग क्षेत्रों पे राज्य किया था उन्होंने, है ना। तो ये बहुत सारी ब्रांचेस थी, उन्होंने राजस्थान पे इस समय शासन किया, इसलिए इसको राजपूत काल बोला जाता है। अब इसमें जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपने को मत अनेक मिलते हैं। कोई बोलता है कि राजपूत चंद्रवंशी हैं, किसी ने बोला है कि सूर्यवंशी हैं, किसी ने बोला है कि ये अग्निकुंड से हुए हैं, किसी ने बोला है कि विदेशियों की संतान है। तो इसमें मेजरली देखा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता बोला जाता है, वो बोलते हैं कि ये विदेशियों की संतान थे। शक, सिथियन वगैरह उन्होंने ये बोला था। और इस के तर्क पे उन्होंने दिया था कि जो मुख्यतः जो राजपूतों में जो चीज़ें थी वो कि अश्व पूजा, शस्त्र पूजा, अग्नि को पवित्र मानना, ये सब भी जो विदेशी थे वो करते थे। तो उन्होंने इसका सामान्य, मतलब इसके समानार्थी या इसको समान दृष्टि से देखा कि ये लोग भी विदेश से आए होंगे। अनेक लोगों ने, जैसे आपका चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है, उसमें ये बोला था कि ये अग्निकुंड से हुए। अग्निकुंड में 4 जो जातियां निकली थी, वो प्रतिहार, परमाल और चालुक्य और आपके चौहान, तो ये 4 जातियां हुई थी। तो ये एक अग्निकुंड वाला सिद्धांत है ना। तो ये बहुत सारे सिद्धांत थे जिन्होंने गौरी गहिराचंद ओझा जी, उन्होंने अपना, वैद्यनाथ जी, उन्होंने अपना एक अलग मत दिया है। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत थे। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ का इतिहास। अब देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले अपने को उसका एक पता होना चाहिए कि एक आखिरकार ये जो मेवाड़ है, ये शब्द आया कहां से। और आज के वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास में जो पिछले टाइम पे, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन काल के समय में मेवाड़ वाले इस क्षेत्र के कौन कौन से नाम थे, और आज वर्तमान में इस वाले मेवाड़ में जो कौन कौन से जो अपनी रियासतें या कौन कौन से भूभाग या भौगोलिक दृश्य देखा जाए तो कौन कौन से स्थान इसमें शामिल थे। तो मुख्यतः देखा जाए तो अपने बेसिकली माइंड में आता है कि साहब चित्तौड़, कि ये मेवाड़ में शामिल था। दूसरा देखा जाए तो के उदयपुर, तीसरे नंबर पे देखा जाए तो आपका आएगा राजसमंद, चौथे पे मुख्य देखा जाएगा तो वो आएगा आपका भीलवाड़ा, आपका भीलवाड़ा। और इसमें एक और जो आपका शामिल है वो है आपका प्रतापगढ़। मुख्यतः ये जो क्षेत्र था ये भौगोलिक
भौगोलिक विस्तार कि किस जगह पर जो मेवाड़ जो रियासत थी उसका भौगोलिक विस्तार था। तो सीधी कभी कभी ऐसा कई बच्चे बोल जाते हैं कि उसको ज़्यादा ही दक्षिण में ले जाते हैं कि, और वो बोल देते हैं कि ये इसमें आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी था, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, लेकिन ये वागड़ का राज्य था, ये वागड़ संघ में थे ये जो थे। हालांकि कुछ जो प्रतापगढ़ में कुछ चीजें चित्तौड़ के, कुछ जगह चित्तौड़ की भी थी, कुछ बांसवाड़ा डूंगरपुर की भी थी, है ना, तो ये शामिल थे, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं थे। ये जो शामिल थे अपने मोस्टली चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ ही इसमें आपके शामिल थे मेवाड़ रियासत में। तो ये अपने को कोई पूछ ले, ये होता है इनका भौगोलिक विस्तार। अब फिर दूसरी बड़ी बात आती है कि इनके जो प्राचीन नाम, अपने को एक ये मेजर सा क्वेश्चन होता पूछा जाता है कि प्राचीन नाम। देखिए प्राचीन नाम में मुख्यतः अपने को 2-3 नाम मिलते हैं। किसको सबसे पहले तो बोला जाता था कि इसको बोलते थे मेदपाट, मेदपाट, और ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहां पे जाति रहती थी मेर या मेव, या इसे ही मेद बोल दो, और इन्हीं शब्दों से मिलकर बना था आपका मेदपाट। इन्हीं मेर, मेव या मेद, इन्हीं से मिलकर बना था आपका मेदपाट। एक दूसरा नाम मिलता है अपने को, वो मिलता है जो सेकंड जो नाम मिलता है अपने को, वो मिलता है आपका प्रागवाट। प्रागवाट ये पठारी बाग पे होने के कारण इसको, पठारी बाग होने के कारण इसको अपन प्रागवाट भी बोलते हैं। और तीसरा जो नाम आता है अपने पास, वो आता है सिवी जनपद, सिवी जनपद। तो ये इसका थर्ड। अच्छा, सिवी जनपद इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ सिवी जनपद था, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य से पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो जो पंजाब की तरफ जो जातियां रहती थी, पंजाब की तरफ जो जातियां रहती थी, वो सारी जातियां सिवी, आपके योद्धे, ये सारी वगैरह सिकंदर महान से हार कर ये राजस्थान की तरफ आ गई, और इन्होंने राजस्थान में अपना क्षेत्र बना लिया, और ये राजस्थान में रहने लगी सिवी जाति वगैरह, है ना। तो ये पंजाब से आई थी, कब आई थी, ये सिकंदर के समय आ गई थी, तो ये आके रहने लगे। एक इसी का नाम मिलता है कि माध्यमिका, नगरी, ये सारे ही आपको प्राचीन नाम मिलेंगे मेवाड़ के। तो दोस्तों ये अपनी भौगोलिक जो परिप्रेक्ष्य था उसमें ये चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ का ये राज्य इसमें शामिल थे, या ये जो रियासतें थी, या ये भूभाग मेवाड़ रियासत में शामिल थे आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। और 3 नाम इसको मेदपाट, क्योंकि मेर या मेव या मेद जाति रहती थी इस कारण, और दूसरा प्रागवाट क्योंकि पठारी बाग था, और सिवी जनपद क्योंकि यहाँ पे सिवी जाति आके रहने लगी थी। किस कारण कि सिकंदर महान का पंजाब की तरफ इन पर आक्रमण हुआ, तो ये जातियां यहां आ गई। नेक्स्ट अब चलते हैं कि नेक्स्ट पेज पे अपन चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में चलेंगे कि मेवाड़ पे कौन से राजवंश या कौन से राजवंश ने राज किया। तो अपने सबको पता है कि गुहिल, यहां पर गुहिल का शासन था, यहां पर गुहिल का शासन था। अब इसके बारे में गुहिल वंश का शासन यहां पर था। अब इसके बारे में भी अनेक, इनकी उत्पत्ति से अनेक मत प्रचलित है दोस्तों, उत्पत्ति के मत, इसमें अनेक मत प्रचलित है दोस्तों। इसमें जो सबसे जो पहला मत माना जाता है, या जो मुख्यतः जो सबसे अलग हटके है, वो है अबुल फजल का।
अबुल फजल कामत, इन्होंने ये बोला है कि ये जो गुहिल वंश है यह ईरान का एक शासक था, नौशेरवा नौशेरवाखा का एक वंश था, ये उससे संबंधित थे। ये पहला मत ये था। दूसरा मत ये था कि कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास की एक बुक है जिसका नाम है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास की एक बुक है वीर विनोद, उसमें इन्होंने गुजरात के वल्लभी जगह को माना है कि गुहिल वहां का था, गुजरात के वल्लभी, गुजरात के वल्लभी, वल्लभी मानते हैं। जो थर्ड मत है वो कर्नल जेम्स टोड का है, जिसे राजस्थान का पिता बोला जाता है। उसकी एक बुक है एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें ये मत दिया है कि ये गुजरात में वल्लभी एक जगह है और इसकी मां का नाम उन्होंने बताया है पुष्पावती। पुष्पावती, ये बोलते हैं कि एक पुष्पावती थी, ऐसा मत प्रचलित था कि पुष्पावती नाम की एक महिला थी और वो यहाँ पर राजस्थान में कोई माता के दर्शन करने आई हुई थी और गुजरात के राजा पे किसी ने आक्रमण कर दिया था और वो हार गए थे और उसमें वो मर भी जाते हैं उस युद्ध में, और उसकी जो सारी रानियां थी वो उसके साथ सती हो जाती है। तो फिर उसके एक ये बच्चा होता है और इस बच्चे को फिर ये एक ब्राह्मणों को दे देती है। फिर इस बच्चे का ये डर था कि कहीं शत्रु इसे भी आके नहीं मार दे, तो उसको ये है कि गुफा में पालन करते हैं, इसको एक गुफा में इसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन और इसी गुफा में रहने के कारण इसका गुहादित्य या गुहिल नाम पड़ा। तो कि कहीं आपसे ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका गुफा में पालन पोषण हुआ था, तो वो गुहादित्य या गुहिल था, इसी के नाम पे बोलते हैं कि इसका नाम गुहिल पड़ा था। तो ये एक अलग थ्योरी है। तीसरी जो थ्योरी मानी जाती है अपनी, वो एक और थ्योरी ये मानी जाती है कि जो भंडारकर हैं उन्होंने भी इसको, भंडारकर ने माना है कि ये आहड़ में एक लेख मिला है उनको, उसमें इन्होंने ये माना है कि ये आनंदपुर एक जगह है, ये भी गुजरात में, वहां से इनको ये ब्राह्मण मानते हैं, ये ब्राह्मण मानते हैं। और इसी को आपके जो मुहण तो नैनसी हैं वो भी यही मानते हैं कि ये भी ब्राह्मण जाति के थे। तो ये अलग अलग मत हैं जो मुख्यतः पूछे जाते हैं कि किस के अनुसार कहाँ इस वंश की उत्पत्ति हुई। तो ये सब माने जाते हैं इसके कि इसकी इस प्रकार से उत्पत्ति हुई। आपके अबुल फजल ने मारा ईरान के नौशेर का वंश है, वीर विनोद में माना गुजरात के वल्लभी से, और आपके टोड ने भी गुजरात के वल्लभी से, भंडारकर ने माना आहड़ में एक लेख प्राप्त हुआ है आनंदपुर से, क्या नाम से एक आहड़ का लेख है जिसमें उन्होंने बोला है कि आनंदपुर से मिला है इनका साक्ष्य और ये ब्राह्मण जाति के थे। तो ये अलग अलग जगह पर नैन्सी भी ये मानते हैं कि ये लोग ब्राह्मण थे। नेक्स्ट स्टोरी ये होती है कि इनकी जो मुहंतो नैन्सी, जिन्होंने नैनसिरी ख्यात लिखी थी, और टोड, ये दोनों ही 24 शाखाएं मानते हैं गोहिलों की। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो गोहिलों की इन्होंने जो शाखा मानी है वो 24 शाखा मानी है, और इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह राज किया। जैसे कुछ ने किया कल्याणपुर, कुछ ने किया ये विदेश में भी चला गए,
नेपाल। महाराष्ट्र में जो थे इनका वो था, एक इनका ये था कि जो जयपुर के पास में जो चाकसू है, पहले इसको चाटसू बोलते थे। इसको चाटसू बोलते थे। तो वहां पे भी इनकी ब्रांचेज हैं। तो ये इनकी चॉइस ब्रांचेस मानते थे ये मुख्यतः। और वो मानने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड और मुहेंतो नैन्सी। इन्होंने चॉइस ब्रांचेस मानी है गोहिलों की, जिन्होंने कल्याणपुर, नेपाल, महाराष्ट्र, चाकसू यहां पर शासन किया है, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर। और यहां तक कि विदेश में भी गोहिलों की शाखाएं थी। देखिए दोस्तों, गोहिल जो मेवाड़ का जो वंश है, उसका कहीं ना किसी न किसी रूप में अपन ने पांचवी से चौथी पांचवी से लेकर पढ़ते आए हैं। और ये इतनी पॉपुलर और इतनी बड़ी हिस्ट्री है इनकी, और इसमें महान ऐसे राजा हुए, तो हर किसी को कुछ ना कुछ बातें तो पता ही है। और बहुत सारा पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारा है। तो अपने को ये याद रखनी पड़ेगी कि चॉइस जो शाखाएं हैं वो गोहिलों की है। किसने बताई? नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि किसके अनुसार कितनी ये शाखाएं हैं अपनी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो देखा जाएगा अपना कि जो पहला जो वंश जो मानते हैं अपन इसको, कि इस वंश की शुरुआत गोहिल ने की थी। गोहिल ने। अब इसमें यह बोला जाता है कि गोहिल ने करी थी, तो गोहिल ने कब करी थी? तो ऐसा बोलते हैं कि एक ओझा जी को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हैं अपने इतिहासकार, उन्होंने एक सामोली में एक अभिलेख खोजा। और उसमें ये 646 ईस्वी का, 646 एडी का है ये। इन्होंने ये बोला कि ये जो गोहिल हुआ है, ये 566 ईस्वी में इसने गोहिल राजवंश की स्थापना करी है ना। और इनके इसमें ये जो सामोली है, ये एक शिलादित्य नाम का एक राजा था। शिलादित्य नाम का एक राजा था, उसका ये माना जाता है ये लेख। और इसमें इसका जो माना जाता है शासनकाल, ये माना जाता है। और इसके बीच में 4-5 राजा हुए थे। उनमें से जो क्रम वाइज देखा जाए तो इससे पहले था नाग, फिर उससे था महेंद्र, इससे पहले था नाग, महेंद्र, और एक राजा बीच में एक और था, और फिर उससे बाद में गोहिल। तो ऐसे इनको 20-20 गठा के, है ना। और ये जो अपने पास जो आज अपन लिखते हैं कि 566 ईस्वी में जो मेवाड़ राज्य की स्थापना करी थी, गोहिल वंश की जो स्थापना करी थी, वो गोहिल ने करी थी। वो इसी सामोली अभिलेख के कारण ओझा जी ने ये अपना मत प्रस्तुत किया था। तो ये साथ साथ में शिलादित्य के बारे में बताने के साथ साथ में ये भी अपने को पता चलता है कि जो कालक्रम और जो डेट जो फिक्स करी गई है कि 566 इसमें गोहिल ने ये स्थापना की थी, ये अपने को सामोली अभिलेख से ही पता चलती है। तो ये अपने को इसके स्थापना के बारे में भी देखने को मिलती है ये, है ना। तो ये फिर नेक्स्ट है इसमें ये राजा था भोज जो था ये राजा। नेक्स्ट अब जो मुख्य जो पहला राजा आता है वो आता है आपका बप्पा राव।
बप्पा रावल, और ये 734 से 53 तक इसका शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, इसका क्या नाम से अपन ने पता किया था कि सामोली अभिलेख में जो आपके ओझा जी थे, इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या नाम से स्थापना करी थी गोहिल ने। अब इनके बारे में कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है 1460। 1460 की कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसमें इनको विप्र बोला गया है। इनको विप्र बोला गया है, और इसी विप्र के आधार पर डी.आर. भंडारकर हैं, डी.आर. भंडारकर है, उन्होंने इस विप्र पे जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसी के आधार पर इनको विप्र बोला गया है, और इसी के आधार पर डी.आर. भंडारकर ने इनको ब्राह्मण कहा है। ये पहली बात अपने को याद रखनी पड़ेगी बप्पा रावल के बारे में। दूसरी जो मुख्य एक बात है कि इन्होंने हिंदवा सूरज की एक उपाधि धारण करी थी, हिंदवा सूरज की, और इसी वजह से जो मेवाड़ के जो शासक हुए उनको हिंदवा सूरज बोला जाता है, इसी कारण, इनकी उपाधि के कारण। ठीक है दोस्तों, इसी उपाधि के कारण इनको क्या बोला जाता है, हिंदवा सूरज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो बात इनकी वो है नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड। नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड है, नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने बोला है कि इन्होंने 734 ईस्वी में मान मोरी को हराया, और चित्तौड़ जीता। ये अपने को कौन बताता है, नैन्सी और टोड के द्वारा में ये पता चलता है कि 734 में इन्होंने मानमोरी को हराया और इस पर अधिकार किया। नैन्सी ने कर्नल जेम्स टोड को ये हराया 734 को, है ना। ये अपने को पता चलता है नैन्सी से क्या नाम से, सॉरी, ये नैन्सी और ये वाली है, ये वाली कहानी तो ये है कि ये हारित ऋषि की गायें चराते थे, और हारित ऋषि के कारण ही इन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। ये तो हरित ऋषि वाली गाय, ये जो थी ये थी एक राज प्रशस्ति थी। उसके अनुसार ये 734 में ये दो फैक्ट है कि नैन्सी और टोड के अनुसार ये हरित ऋषि की गायें चराते थे, और उनकी वजह से इनके आशीर्वाद से इनको राज्य प्राप्त हुआ है। और एक ये जो ये था इसका कि मोहन तो नैन्सी और टोड के अनुसार ये इन्होंने मानमोरी को हराया। ये मानमोरी थे, ये मौर्य वंश के थे, है ना। मौर्य, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ का किला बनाया था। ये अपने को ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, उसी के वंश थे ये, है ना। तो मानमोरी को हराकर इन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा किया, और इनकी जो राजधानी थी वो थी नागदा। इनकी राजधानी थी नागदा, और नागदा में ही इनकी समाधि बनी हुई है, और उसी को समाधि बनी हुई है इनकी, और इसी को क्या नाम से बप्पा रावल का मंदिर बोलते हैं उसे, बप्पा रावल का मंदिर बोला जाता है उसे। इन्होंने ही क्या नाम से उदयपुर में कैलाशपुरी, उदयपुर में एकलिंग जी,
मंदिर बनवाया इन्होंने, ये लकुलिस का मंदिर है। इन्होंने इसमें ये बना, क्योंकि जो एकलिंग जी थे ये इनको एकलिंग जी का दीवान मानते थे, और जो शासक, जो मेन, जो मुख्य जो शासक होता था वो था एकलिंग जी, और ये जो मेवाड़ के महाराणा थे वो अपने को एकलिंग जी का दीवान मानकर अपना शासन चलाते थे। अच्छा, वीर विनोद में एक वीर विनोद जो कवि श्यामल दास ने लिखा था, वीर विनोद, वीर विनोद कवि श्यामल दास जी ने लिखा था। कवि श्यामल दास जी द्वारा वीर विनोद लिखा गया था। उसमें ये लिखा था कि क्या नाम से, जो बप्पा राउल थे वो बहुत ही ताकतवर आदमी थे, और बहुत ही उसने ये बोला था कि वो एक साथ 4 बकरे खा जाते थे। उनकी 35 हाथ की धोती थी, 16 हाथ का दुपट्टा था। तो उस समय के बहुत ही ताकतवर योद्धा थे आपके बप्पा राउल। अच्छा, बप्पा राउल थी वो इनकी उपाधि थी। ये अपने को जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी थे वो बताते थे कि जो बप्पा राउल है ये कालभोज की उपाधि थी। ये अपने को कौन बताते हैं? ये अपने को ओझा जी बताते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। वो अपने को ये बताते हैं कि ये इनकी उपाधि थी कालभोज। और बप्पा राउल का मतलब होता है, बप्पा का मतलब होता है बाप के समान। बाप के समान, जो बाप के समान अपनी प्रजा को रखता हो उसे बप्पा बोलते हैं। तो बप्पा राउल है ना, बप्पा राउल ये थे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे मुख्यतः कोई राजा नहीं हुए। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट राजा हुए वो खुम्मान हुए, फिर खुम्मान तृतीय हुए। फिर उसके बाद में एक राजा अल्लट हुए, अल्लट, जिनको अपन आलू राउल भी बोलते हैं, अल्लट हुए। इन्हीं के काल में मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना हुई, नौकरशाही की स्थापना हुई जो अल्लट के काल में हुई। और इन्होंने राष्ट्रकूटों के साथ मिलकर, राष्ट्रकूटों के साथ मिलकर, राष्ट्रकूटों के सहयोग से परमारों को पराजित किया, परमारों को पराजित किया। ठीक है दोस्तों। और एक और जो फैक्ट है इनके, कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, सर्वप्रथम। एक और दूसरा फैक्ट है कि राष्ट्रकूटों के साथ सहयोग से परमारों को पराजित किया। एक और फैक्ट यह है इनके साथ कि इन्होंने हूण राजकुमारी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से किसने विवाह किया? अल्लट ने। तो ये एक और फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद में जो नेक्स्ट राजा हुए वो, और बहुत सारे राजा हुए, उसमें एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ नरवाहन, नरवाहन राजा हुए। फिर इसके बाद में और बहुत सारे राजा हुए, और बहुत सारे राजा हुए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट राजा नहीं हुए। ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट राजा थे आपके क्या नाम से, अल्लट। फिर उसके बाद में नरवाहन राजा हुए। नेक्स्ट जो आपके राजा हुए वो हुए विक्रम सिंह, विक्रम सिंह हुए इनके बाद में।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो राजा हुए वो हुए आपके विक्रम सिंह। और रण सिंह, फिर विक्रम सिंह के बाद में आएगा आपका रण सिंह, लगभग 1158 तक। फिर इसी रण सिंह से आपकी जो शाखाएं निकलती है वो राणा, राणा, और ये जो आपकी जो शाखा निकलती है वो रावल शाखा और राणा शाखा यहीं से निकलती है आपकी। ये था रावल शाखा का जो अंतिम जो शासक था वो थे आपके रत्न सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी से 1303 में मेवाड़ का पहला शाखा होता है। इसमें अलाउद्दीन के खिलाफ करते हुए मर जाते हैं। रानी पद्मावती जो करती है ना, और इसका अपने को वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है ना उसमें मिलता है। तो ये अलग सा है। फिर इसके बाद में इसके जो आते हैं वो आते हैं सामंत सिंह और क्षेम सिंह। इस सामंत सिंह ने गुजरात के जो अजयपाल था उसको हराकर बहुत सारे गुजरात पे इसने अपना अधिकार कर लिया था। इसकी शादी अजमेर के पृथ्वीराज सेकंड की बहन, इसकी बहन पृथ्वीबाई से इसका विवाह हुआ। जो पृथ्वीराज था इसकी शत्रुता थी कीतु से। जो कीतु था, कीतु की पृथ्वीराज की शत्रुता के कारण कीतु ने अटैक किया किस पे? सामंत सिंह पर, और सामंत सिंह को हराकर और इसको मेवाड़ से बाहर निकाल देता है। और ये चला जाता है कहां? वागड़ में। ये कहां चला जाता है? ये कीतु चौहान से हार कर और ये क्या नाम से वागड़ में चला जाता है। फिर जो इसका एक भाई था, सामंत सिंह का भाई मथन सिंह, इसका एक भाई था मथन सिंह, उसने कीतु को हराकर वापस से कीतु को हराया इसने और मेवाड़ पर अधिकार किया। मेवाड़ जीता। फिर इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ पदम सिंह। और पदम सिंह का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ जेत्र सिंह आपका। देखिए दोस्तों, ये था कि जो सामंत सिंह और क्षेम सिंह ये दो भाई इसके उत्तराधिकारी थे। फिर उसके बाद में गुजरात के शासक अजयपाल को हराकर इसने काफी सारे एरिया पे वापस से अधिकार कर लिया। इसकी शादी जो हुई वो पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वीबाई से हुई, और पृथ्वीराज की जो शत्रुता थी वो थी कीतु से। इसीलिए कोपभाजन बनना पड़ा कीतु का किसको? सामंत सिंह को। सामंत सिंह को हराकर इसने मेवाड़ बाहर निकाल दिया, और जो सामंत सिंह था ये कहाँ जाके अपना राज्य स्थापित किया? वागड़ में। फिर इसी का एक भाई था मथन सिंह, इसने हराया किसको? कीतु को, और वापस से मेवाड़ पर अपना अधिकार जमाया। और फिर उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी पदम सिंह हुआ, और फिर उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी हुआ आपका जेत्र सिंह। जेत्र सिंह इसका उत्तराधिकारी हुआ, और यहीं से जेत्र सिंह से लगभग ये देखा जाता है कि क्या नाम से जेत्र सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है आपका 1213 से 1250 तक का। जेत्र सिंह का जो कार्यकाल माना जाता है, आपका जो नेक्स्ट राजा आएगा वो आएगा जेत्र सिंह।
जेत्र सिंह का जो शासन काल माना माना जाता है वो माना जाता है आपका 1213 से लेकर 1250 तक। इसमें दोस्तों इसके एक मुख्य जो बात है वो है इसके समय में एक बूथाला का युद्ध हुआ था। बूथाला का युद्ध हुआ था, ये ऐसा माना जाता है कि 1227 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? दिल्ली सल्तनत में इस समय गुलाम वंश का शासन चल रहा था और ये जो टाइम पीरियड था ये था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश, इसने इल्तुतमिश को हराया था बूथाला के युद्ध में, इल्तुतमिश। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें जयसिंह सूरी का एक ग्रंथ है आपका हमीर मद मर्दन। इसकी जो जानकारी का स्रोत है वो है, जानकारी का स्रोत है वो कौन सा है आपका? जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी की एक बुक है हमीर मद मर्दन। इसमें इसकी हमें जानकारी मिलती है कि इसने इसको हराया था। इसमें हराया था। और इसके दो जो मुख्य जो सैनिक अधिकारी थे वो थे आपके बालाक और एक थे आपके मादन। जो इसको दो जो मुख्य जो सैन्य अधिकारी थे दोस्तों वो थे आप क्या नाम से? बालाक और मादन। बालाक और मादन, मादन या मदन आप इसको लिख सकते हो, बालाक या मदन, ये दो इसके सैन्य अधिकारी थे। फिर इसके बाद में जो आता है अगला राजा वो आता है आपका तेज सिंह। जो तेज सिंह का जो शासन पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1250 से 1273 तक। इसके जो काल में एक जो मुख्य घटना हुई थी वो थी एक कमल चंद्र थे, उन्होंने एक 1260 में एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ था, ये इसके समय ही लिखा गया था। ये ताड़पत्रों पे लिखा गया था। ये किस पे लिखा गया था? ताड़ जो पत्र थे उन पर लिखा गया था। श्रावक सूत्र, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ लिखा गया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट जो राजा आता है वो आता है आपका, मुख्यतः जो राजा था वो था आपका रावल रतन सिंह। इसका टाइम पीरियड है 1302 से 1303 तक। ये एक साल तक राजा रहा था और इसमें ये बोलते हैं कि बहुत पराक्रमी राजा था। इसमें इसके काल में जो याद रखने के लायक बात है वो एक तो यह है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था इसके समय। एक के, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं, एक के अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ये इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था वो किया था आपका रणथंबोर पे 1301 में राणा हमीर देव चौहान के खिलाफ, ये उसका आक्रमण था। और इसी आक्रमण में राणा हमीर हार जाता है और मेवाड़ का पहला शाखा। अच्छा दोस्तों, शाखा किसे बोला जाता है?
जिसमें जौहर, जौहर प्लस क्या नाम से, केसरिया, रावल रतन सिंह, और इसके बीच में एक युद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत चल रही थी अपने भारत में, और उसका ये खिलजी राजवंश चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग वंश ने शासन करा: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम लोधी वंश। तो इस समय जो सेकंड चल रहा था वो चल रहा था आपका खिलजी वंश। अच्छा, खिलजी जो ये था कि ये पूरे विश्व विजेता या अपने आप को सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर कहता था, वो गौरवान्वित महसूस करता था अपने आप को सिकंदर कहने में। और उसने एक बड़ी अपनी एक सेना तैयार कर रखी थी, और उसने वो मेवाड़ को जीतना चाहता था, वो चित्तौड़ को जीतना चाहता था, वो चित्तौड़ विजय करना चाहता था। और इसके कई कारण ये थे कि जो चित्तौड़ था इसका एक सामरिक महत्व ये था, इसको विजय का एक जो कारण थे इसमें अटैक करने के। देखिए दोस्तों, इसमें अपने को एक कारण पूछ सकते हैं कि इसके क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो इसका जो सबसे जो मुख्य जो कारण माना जाता है कि वो माना जाता है कि एक सामरिक महत्व। और सामरिक महत्व में क्या था, एक तो चित्तौड़ का दुर्ग बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ था। दूसरी बात, ये मालवा और गुजरात, मालवा प्लस गुजरात जाने वाले रास्ते पर ये पड़ता था। तो ये इसे मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट दुर्ग को कौन छोड़ना चाहेगा, है ना, जिसकी सामरिक, क्योंकि ये दोनों ही मालवा और गुजरात शुरू से धनी प्रदेश रहे हैं। तो हर जो दिल्ली का शासक होता था वो इन्हें विजय करना चाहता था, और उससे पहले जो रास्ते में ये जो क्षेत्र था इसको जीतना चाहता था। सेकंड कि एक जो इनकी जो शक्ति थी वो बहुत ही बढ़ती जा रही थी, जो शक्ति थी वो बहुत ही बढ़ती जा रही थी चित्तौड़ वालों की, क्योंकि एक और जो एक बड़ा शासक ने पास ही में इतनी जबरदस्त रियासत को कैसे सहन कर सकता था। तो वो भी एक महत्वाकांक्षा ये थी कि अपना क्षेत्र विस्तार भी करना चाहता था, और अपने पास ही में एक सुदृढ़ रियासत को पनपने कौन देना चाहेगा। तो भी ये भी एक महन वजह थी। तीसरी वजह ये थी कि एक बार ये गुजरात पर जब आक्रमण कर रहे थे तो समर सिंह ने इनको रास्ता देने से मना कर दिया था। तो वो भी ये चाह रहे थे कि मैं इस पे अटैक करूं। तीसरी मुख्य बात ये थी कि ऐसा माना जाता है कि एक जो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना एक ग्रंथ लिखा 1540 में। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में अपना ग्रंथ लिखा पद्मावत ग्रंथ लिखा। और इसमें इसने एक घटना बताई कि जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी वो बहुत ही सुंदर थी, रानी जो पद्मावती, और क्या नाम से आपका अलाउद्दीन खिलजी उसको प्राप्त करना चाहता था। इसके बारे में ये घटना है कि एक राघव चेतन नाम का एक पुजारी था, और वो ये राणा जो आपके रतन सिंह थे ये उसे अपना गुरु मानते थे, और उसको किन्हीं कारणों से इनका मतभेद हो गया और उनको राघव चेतन को इन्होंने देश निकाला दे दिया। तो राघव चेतन सीधा जाके अलाउद्दीन खिलजी से राघव चेतन से जाके बोलता है कि ऐसी विश्व सुंदरी मैंने आज तक ना कहीं देखी, ना
कभी सुनी। इतनी सुंदर राजकुमारी है और उसकी जगह तो एक सिकंदर सानी के हरम में ही होनी चाहिए, उसको आप अपनी रानी मलिकाई हिंदुस्तान बनाइए। तो ये भी एक थोड़ी कहानी बताते हैं कि मलिक मोहम्मद जाजी ने ये कि काल्पनिक कहानी बताई थी। तो ये भी एक थोड़ा सा अपने को ध्यान, हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है मेरे हिसाब से, लेकिन जो मुख्य जो वजह थी वो ये ही थी कि चित्तौड़ को ये प्राप्त करना चाहता था क्योंकि चित्तौड़ का सामरिक महत्व था। दूसरा, ये जो चित्तौड़ था ये आपका मालवा और गुजरात के रास्ते में पड़ता था, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थी। समर सिंह ने इनको रास्ता नहीं दिया और ये राघव चेतन, और दूसरा ये अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, काफ़ी महत्वाकांक्षी आदमी था और इसे सिकंदर सानी कहलाता था अपने आप को, तो ये सब पे विजय करना चाहता था। इसने इसी क्रम में विजय प्राप्त की थी रणथंभौर पे, 1301 को विजय किया था जिसमें हमीरदेव को हराया था, और ये सेकंड था यहाँ पे वो क्या था। इसी में ये बोला जाता है कि इसमें जो इसके लड़ते हुए जो रत्न सिंह के सेना नायक थे वो थे आपके गोरा बादल, गोरा प्लस बादल, ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीरगति, ये राणा की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जो पद्मावती थी, रानी पद्मावती, उन्होंने जो रानियां थी, जो अन्य राजपूत रानियां थी, उसके साथ जौहर किया था। तो ये चित्तौड़ का पहला जौहर था, ये चित्तौड़ का पहला जौहर था, राजस्थान का दूसरा जौहर। ऐसा मानते हैं कि पहला रणथंभौर में हुआ था, हालांकि कुछ ऐसा भी है कि एक बार पहले भी जौहर हो चुका था जहां मुस्लिम, हालांकि वो एक बात अलग है, लेकिन ये पहला जौहर जो हुआ था वो रणथंभौर में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अच्छा, इसकी जो अपने को एक आंखों देखा जो वर्णन करते हैं वो करते हैं एक जो दरबारी इतिहासकार थे अलाउद्दीन खिलजी के, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इन्होंने एक तारीख अलाई या खुजूइन फुतूह ये किताब लिखी थी, तारीख अलाई, इसमें इसका आंखों देखा वर्णन किया है। तो ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा इतिहासकार था, ऐसा कौन सा इतिहासकार था जो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय उसके साथ था, तो आपका अमीर खुसरो था। उसकी कौन सी बुक थी? तारीख अलाइया खुजूइन उल फुतूह, ये उसकी बुक थी, उसमें इसने इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों ये आपका रावल रतन सिंह हो गया। रावल रतन सिंह ने ये किला जीता चित्तौड़ का, और इसका जो बेटा था खिजर खां, उसको चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। इसको चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया, और प्रशासक नियुक्त करके आप ये दिल्ली आ जाता है, और इसका नाम अपने बेटे के नाम पे इसका नाम क्या रख देता है? खिजरखाबाद। खिजरखाबाद ये इसका नाम रख देता है। यहाँ पे दो प्रशासक नियुक्त करे थे, हालांकि पहले एक, और फिर इसने क्या नाम से एक जो खिजर खान ने, पहले ये बता दूं मैं, दाइबी पीर की एक दरगाह का निर्माण करवाया था, दाइबी पीर की दरगाह का निर्माण करवाया था, और उस पर लेख लिखाया था कि मेरे पापा ने ये जीता था। तो ऐसी अपने को एक छोटा सा वर्णन यहीं से भी मिलता है इसका, कि यहाँ पे इसका नाम खिजराखाबाद रखा गया, और ये दाइबी पीर की दरगाह पे एक लेख लिखवाया था। तो ये पहला प्रशासक था। फिर इसके बाद में दूसरा जो प्रशासक बनाया था वो जालोर का एक राजा था कानड़ देव, उसका भाई था एक मूछाला मालदेव।
मूछाला मालदेव, उसको भी यहां का प्रशासक नियुक्त किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। तो ये दो प्रशासक नियुक्त किए थे, इसके बारे में अपने को ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा। दोबारा से एक बार अपन देख लें। रावल रतन सिंह 1302 में राजा बने, उनकी पत्नी का नाम रानी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ 1303 में, उसके साथ में उसका दरबारी इतिहासकार था अमीर खुसरो। उसकी जो बुक थी वो थी तारीख अलाई खजौइन उल फुतुह, उसमें उसने आंखों देखा वर्णन किया है। इसमें गोरा और बादल ये मारे गए। कारण ये था कि मालवा और गुजरात पे जाने का जो रास्ता था वो यहीं से गुजरता था और इनका सामरिक महत्व था। बहुत सुदृढ़ किला था, ये अपनी अंडर में रखना चाहता था। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी आदमी था, ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और एक पद्मावत वाली कहानी कि राघव चेतन नाम का एक आदमी था, उसने जाके वर्णन किया और फिर इसने अटैक किया। तो ये एक कहानी है ना, तीसरी और पद्मावत वाली कहानी, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो मेवाड़ का पहला जो शाखा हुआ, जौहर और केसरिया दोनों हुआ। जौहर और केसरिया का मतलब ये होता है कि महिलाएं करती है जौहर अपने आप को, जब कोई राजपूतों की युद्ध में विजय नहीं होती है, वो हार के कगार पे होते हैं, तो वो अपने को किसी दूसरे को अपने को ना सौंप कर अग्नि को अपने आप को समर्पित कर देती हैं, तो वो पद्मावती। और राजस्थान की वीरांगनाएं अपने आप में कितने ही नाम गिना सकते हैं आपको। पन्ना धाई, जिसने अपने बच्चे के बलिदान कर दिया, अपने बच्चे का बलिदान कर दिया एक राजा के लिए। ऐसे ही वीरांगना जिसने दूसरे को अपनी अस्मत नहीं दी, भले अग्नि को समर्पित कर दिया अपने आप को, वैसी वीरांगना पद्मावती। तो अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं राजस्थान में, तो है ना। तो ये एक थी। जौहर भी से बोलते हैं, महिलाएं करते हैं। केसरिया, जब जीत के कोई आसार नहीं दिखते हैं तो सारे जो राजपूत योद्धा थे वो केसरिया बाना पहनकर, वस्त्र पहनकर और किले के द्वार खोल देते हैं और शत्रु से अंतिम लड़ाई के लिए भीड़ पड़ते हैं, आर या पार, है ना। तो उसे बोलते हैं, जब केसरिया और जौहर एक साथ होते हैं तो उसे शाखा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी पूरी हिस्ट्री रही और उसका नाम बदल के खिजरखाबाद रखा गया। अपने को जानकारी अमीर खुसरो देता है और उसने दाईबी पीर की दरगाह बनाई, उससे अपने को जानकारी मिलती है। और फिर उसके बाद में सेकंड जो कानड़ देव था उसका भाई था मूछाला मालदेव, इसको प्रशासक नियुक्त किए और लगभग सभी लोग इसको काम में आ जाते हैं। और रावल शाखा का अंतिम आदमी था रावल रतन सिंह, अंतिम शासक था वो रावल शाखा का था, अंतिम था। यहीं से रावल जो शाखा थी उसकी समाप्ति हो गई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो राजा आता है आपका, वो आता है महाराणा हमीर। राणा हमीर 1326 से 64 तक ये राणा हमीर है। राणा हमीर के बारे में दो तीन बातें कि इन्हें मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इनको जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, उसमें इसको विषम घाटी पंचानन बोला जाता है। विषम घाटी पंचानन, इसको मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है और इसको विषम घाटी पंचानन बोला जाता है। कहां से अपने को ये प्राप्त होता है? किसने कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है इसको विषम घाटी पंचानन बोला जाता है। इसे किसको बोला जाता है? ठीक है दोस्तों, ये फिर इसको विषम घाटी पंचानन बोला जाता है। और इसने एक सिंगोली, बांसवाड़ा में एक जगह है, सिंगोली के युद्ध में एमबीटी
इस समय तुगलक शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, तुगलक राजवंश का शासन था। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है दिल्ली सल्तनत में, और इसमें काफ़ी विरोधाभास थे, इसकी काफ़ी सारी योजनाएं थी, वो बहुत ज़्यादा असफल हुई थी, है ना। राजधानी परिवर्तन, करेंसी चेंज का, है ना, कराची विजय का, है ना, ये बहुत सारी विजय थी। तो एमबीटी को इसने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में हराया था, और इसने एक चित्तौड़ में अर्थपूर्णा माता का मंदिर बनाया था। चित्तौड़ में अर्थपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, ठीक है। अच्छा, ये हमीर देव जो सिसोदिया थे, ये सिसोदा गांव का जागीरदार था। ये यहां से सिसोदिया राजवंश चालू हो गए थे, और वो इसलिए सिसोदिया इनको इसीलिए बोला करते, ये सिसोदा गांव के जागीरदार थे, इसलिए इनको सिसोदिया बोला गया। नेक्स्ट जो राजा आता है, आपको आता है राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह, ये आपका आता है 1200, ये आपका आता है लगभग 1382 से 1421 तक। इसके बीच में एक और जो राजा आता है, वो आता है आपका क्या नाम से, क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह जो राजा आता है, वो आता है आपका 1364 से 82 तक। ये बूंदी विजय प्रयास में, बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए थे। ये एक फैक्ट था इनका कि कौन बूंदी के प्रयास में, और जो इसके समय जो घटना हुई थी वो बूंदी की रक्षा के लिए, ऐसा बोलते हैं कि एक बार कोई बात हो गई थी, तो ये बूंदी विजय करना चाहते थे लक्ष्य सिंह। फिर इन्होंने बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया था कि एक छोटी सी गढ़ी बनाओ और उसको मैं विजय करूंगा और अपना पर्ण पूरा करूंगा। तो एक गढ़ी बनाई गई, इसमें एक किला बनाया गया। फिर इसकी भी बूंदी का एक हाड़ा कुंभा था। हाड़ा कुंभा था, वो रक्षार्थ, इसकी जो नकली दुर्ग था उसकी रक्षार्थ ये आ जाता है, हाड़ा कुंभा जो था, और ये लड़ता हुआ मारा जाता है। तो ये दोस्तों, ये भी एक याद रखना कि कौन बूंदी के नकली किले की रक्षार्थ हेतु अपने प्राण दे देता है, तो वो आपका है हाड़ा कुंभा। तो ये एक लक्ष्य सिंह के शासनकाल की इंपॉर्टेंट घटना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट घटना ये होती है कि इसका जो पुत्र होता है वो होता है आपका राव चूंडा। जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। कहानी ये थी कि दोस्तों, क्या नाम से, एक बार जो मारवाड़ का राजकुमार था रणमल, या मेवाड़ के दरबार में आता है, जब अपना दरबार लगाए होते हैं महाराणा लाखा, तो उसमें आता है और ये एक नारियल लेके आता है शादी का अपनी बहन हंसाबाई पे। तो किन्हीं कारण या ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो लेके तो आता है राव चूंडा के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि ये नारियल आया इनके लिए। तो राणा लाखा जी ने बोला कि मैं बुढ़ापे में कहाँ शादी करूँगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि इनको ही इनसे शादी करनी पड़ती है। अब ये शर्त ये हो गई कि जो इससे पुत्र उत्पन्न होगा
वो ही अगला मेवाड़ का राजा बनेगा। तो इसलिए फिर ये जो राव चोड़ा थे ये बोलते हैं कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और ना ही अपना परिवार बसाऊंगा, मैं हमेशा मेवाड़ के जो शासन है और जो शासक करेंगे हमेशा उसका रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा मैं। तो ये शादी नहीं करते और ये फिर हंसाबाई की शादी हो जाती है बुढ़ापे में राणा लाखा से। राणा लाखा जी से हंसाबाई की शादी हो जाती है, हंसाबाई मारवाड़ राजकुमारी। इसका भाई ये होता है रणमल। तो ये कलश लेके आता है और चूंडा ने बोलता है कि मैं जैसे महाभारत में भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी अपने बाप के लिए कि मैं अपना परिवार नहीं बसाऊंगा और ताउम्र इसकी सेवा करता रहूंगा, वैसे ठीक इसने शासन का त्याग कर दिया था और अपना परिवार नहीं बनाऊंगा, और ये कहकर सिंहासन छोड़ दिया था। तो इसी कारण इनको मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। इन्हीं के शासन काल में जावर में चांदी की खानी निकलती है और इन्हीं के काल में छीतर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण इन्हीं के शासन काल में हुआ था। तो ये तीन बातें। नेक्स्ट जो राजा है वो है मोक्कल, राणा मोक्कल 1421 से 1433। ये राणा लाखा और रानी हासाबाई से उत्पन्न पुत्र था और इसका जो संरक्षक बनाया गया वो बनाया गया रणमल को। ये इसका मामा था और हासाबाई का भाई था। तो ये इसको इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। एक तो ये बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक जो भोज राजा मूंज था, परमार राजा भोज परमार राजा भोज था। उसने एक मंदिर बनवाया था। उसने एक त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था चित्तौड़ में। त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। त्रिभुवन नारायण का मंदिर। और फिर इसको मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था मोक्कल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण। और इसीलिए इसका नाम मोक्कल मंदिर या समधेश्वर मंदिर बोला जाता, इसको समधेश्वर मंदिर बोला जाता है। 1433 में झीलवाड़ा एक जगह पड़ती है, झीलवाड़ा, वहां पे हत्या कर दी। किसने की? चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी मोक्कल की। और उसी शिविर में आपके जो महान राजा मेवाड़ के थे राणा कुंभा, वो भी यहीं थे। तो आज के दोस्तों ये क्लास पूरी हुई। आज अपन ने देखा कि बप्पा राहुल से लेकर अपन ने
बप्पा राहुल से लेकर अपन ने कुंभा तक, राणा मोकल तक का इतिहास देखा। इसमें अपन ने देखा कि मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ में कौन कौन से जिले शामिल है, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर उसके बाद में हमने ये बताया कि इसके प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नाम, इसके 3 प्राचीन नाम है, सिवी जनपद, प्रागवाट और मेदपाट। मेदपाट इसलिए बोला जाता है कि मेर, मेव या मेद नाम की जातियां रहती थी। प्रागवाट ये पठार पे था। सिवी जनपद क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पे जो जातियां थी, योद्धे और सिवी, ये सब जातियां यहाँ आकर रहने लगी, तो इसको अपन ने बोल दिया सिवी जनपद, ये उस समय थी। नेक्स्ट जो आपने बात करी कि गुइल जो वंश था, इसको इसकी उत्पत्ति के अनेक जो मत थे वो थे। नौशेरवा वंश बताया। अबुल फिजल ने कवि श्यामल दास जो इनकी बुक थी वीर विनोद, इसमें इन्होंने बताया कि ये आपके वल्लभी से थे, गुजरात के। इसी को टोडनीय भी बताया, और पुष्पावती इसकी नाम बताया इसकी माता को। और ये गुफा में पालन पोषण होने के कारण इसको गुहादित्य बोला गया। ऐसा ही एक आहड़ में जो भंडारकर, उन्होंने बोला कि आहड़ में एक लेक है, उनको आनंदपुर या ब्राह्मण, इसके आधार पे नैणसी ने भी इसको ब्राह्मण माना। ये उत्पत्ति के मत है। नेक्स्ट ये था कि इसमें मैं नैन्सी और टोडनी इसकी 24 शाखाएं बताई, जो कल्याणपुर, नेपाल, आपका महाराष्ट्र, चाकसू जिसे चाटसू बोला जाता था वो थी, वहां पर इसकी उत्पत्ति के थे। सामोली अभिलेख ओझा जी ने खोजा। ये 646 ईस्वी का था, जिसमें शिलादित्य नाम का एक राजा था, जिसमें इससे पहले नाग, महेंद्र, भोज और गुहिल हुए। इन चारों के अनुसार इन पे 20-20 घटा के इसका 566 जो अपन पढ़ते हैं वो सामोली अभिलेख के आधार पर ही ओझा जी ने इसका टाइम डेट निकाला था। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट जो अपन ने पढ़ा था कि जो बप्पा रावल थे 734 में, तो वीर विनोद श्यामल दास जी ने इसके बारे में बताया। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति थी ये 1460 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें एक विप्र अभिलेख बताया, D.R. भंडारकर ने इसको ब्राह्मण ऋषि, ये ब्राह्मण गोत्र का बताया। नैणसी और टोड ने इनको हरित ऋषि की गायें चराने के कारण हरित ऋषि की कृपा हुई और उनके आशीर्वाद से इनको राज्य मिला। और जो राज प्रशस्ति है उसके कारण ने उसमें ये लिखा हुआ है, उससे ये पता चलता है अपने को कि 734 में मानमोरी ने चित्तौड़गढ़ जीता था, मानमोरी को हराकर। ऐसे ही इनको जो ये थी इनकी इसकी राजधानी नागदा थी, और इसी में इसकी समाधि बनी हुई है, और इसे बप्पा रावल का मंदिर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें इन्होंने कैलाशपुर में एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया, जो इनके मुख्य देवता कहलाते थे, और इन्हीं को ये राजा मानते थे, और उनके दीवान बनकर इनका ये मेवाड़ का शासन चलाते थे। तो ये मोटी मोटी बातें थी आपके बप्पा रावल के बाद। बप्पा रावल के बाद में आपके जो इनका उपाधि थी, ये बप्पा रावल थी, इनको कालबोज बोला जाता था, इसमें ओझा जी ने बोला। और बप्पा रावल का मतलब होता है बाप के समान। फिर अल्लाट आए। अल्लाट ने पहली बार सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। इन्हें राष्ट्रकूटों के सहयोग से परमाणु को पराजित किया और हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। उसके बाद में नरवन, विक्रम सिंह, रण सिंह 1158 में लगभग ये राजा आए। फिर उसके बाद में राणा शाखा और रावल शाखा का अंतिम जो रत्न सिंह हुआ वो 1313 में। फिर उसके बाद में सामंत सिंह ने गुजरात के अजयपाल को हराया और पृथ्वीराज द्वितीय थे उनके बहन से पृथ्वीबाई से विवाह किया। इसी वजह से इनकी शत्रुता हो गई कीतू से। कीतू ने इनको हराकर बाहर कर दिया। इन्होंने वागड़ में अपना शासन स्थापित किया। वागड़ में शासन स्थापित करने पर इनके मतन सिंह इनका भाई थे, इन कीतू को हराया और पदम सिंह इनका उत्तराधिकारी बना। फिर पदम सिंह के बाद में जैत्र सिंह इनका उत्तराधिकारी बना। जैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया 1227 में। और इसकी जानकारी हमें जय सिंह सूरी के एक जो बुक है हमीर मदबर्दन उससे मिलती है। फिर तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र ने 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र ने ग्रंथ लिखा है ना, और इसके बालक और मदन नाम के 2 मुख्य सैन्य अधिकारी थे। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा कि रावल रतन सिंह के बारे में कि इसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने के मुख्य जो कारण थे वो था चित्तौड़ का सामरिक महत्व, क्योंकि यहाँ से मालवा और गुजरात में रास्ता जाता था और वो इसको प्राप्त करना चाहता था। फिर ये अपने साम्राज्य के विस्तार करना चाहता था, इसीलिए इसको जीता इसने। इसके जो मुख्य सेना नायक थे गोरा और बादल थे, ये मारे गए थे। रानी पद्मावती ने अनेक राजपूत रानियों के साथ में जौहर किया और इसकी जानकारी जो मिलती है हमें वो मिलती है
तारीख लायक खुजून फतुह में जो अमीर खुसरो ने लिखा था, इसने अपना प्रत्यक्ष देखा या आंखों देखा वर्णन किया था। इसमें महिलाओं ने जोहर किया था, जिसमें साखा किया था, इसमें जोहर केसरिया एक साथ हो। मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत वाली कहानी 1540 में लिखी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ये इसमें इस समय किसका काल था? शेरशाह सूरी, उसका शासनकाल था। इसमें पद्मावती इन्होंने लिखी, और अब इसका चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजरखाबाद रखा गया, और खिजरखा को प्रशासक नियुक्त किया उसने। दाईबी पीर की दरगाह बनाई, इसकी विजय की जानकारी इसी में मिलती है। और फिर इसके बाद में इसने मूछाला जो मालदेव है उसको प्रशासक नियुक्त है। इसको हराकर हमीर ने इस पे अटैक किया। हमीर सिसोदिया इसलिए बोला जाता है कि सिसोदा गांव के जागीरदार थे। इनको मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको विषमघाटी पंचानन बोला जाता है। इन्होंने सिंगौली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, और चित्तौड़ में अर्थपूर्णा देवी का मंदिर इन्होंने बनवाया। फिर इसके बाद में राणा लाखा सिंह या लक्ष्य सिंह आए, इन्होंने क्षेत्र सिंह के शासनकाल बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए। फिर इसमें हाड़ा कुंभा ने विजय चित्तौड़ के बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। फिर इसके काल में हासा देवी का और विवाह हुआ, उसमें भीष्म ने प्रतिज्ञा करी आपके राव चूंडा ने, इसलिए उनको मेवाड़ का भीष्म बोला जाता है। इसी में जावर में चांदी की खाने मिली, और छीतर नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट इनके जो पुत्र उत्पन्न हुआ हासाबाई से और राणा लाखा से, वो हुआ राणा मोकल। वो राजा बना। रणमल सिंह को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया क्योंकि इसका मामा था। और परमार भोज के द्वारा एक त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया गया, तो उसका जीर्णोद्धार करवा के उसका पूर्ण निर्माण करवा के मोकल ने उसका करवाया। उसको इसलिए उसको मोकल मंदिर या समृद्धिश्वर का मंदिर बोला जाता है। झीलवाड़ा के निकट इनकी हत्या कर दी चाचा और मेरा ने महापापावार के साथ मिलकर। यहाँ तक अब पढ़ने पड़ा। अब इसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो महाराणा कुंभा से स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों।